हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस बेसिकली क्या होता है? डाइवर्जेंस किसी वेक्टर का फैलाव बताता है। यानी कि अगर हम किसी वेक्टर के फील्ड में कोई इनक्लोज सरफेस रख दें, यानी कोई भी स्फेयर, कोई सिलेंडर या फिर कोई भी क्यूब अगर हम वहाँ पे रख दें और हम देखें कि उसमें से कितना टोटल फ्लक्स बाहर निकल रहा है उस पर यूनिट वॉल्यूम से, तो वो बेसिकली हमें उस वेक्टर फील्ड का क्या बताता है? डाइवर्जेंस बताता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, दी वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम emerging out of the closed surface of the volume element situated in a vector field is known as the divergence of the वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड की जैसे हम बात करें कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इन सब के फील्ड में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें, जैसे कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर एक वेक्टर फील्ड है। कोई भी फील्ड हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या फिर अदर जो भी वेक्टर फील्ड है वो हो सकता है। अब क्या होगा कि वेक्टर फील्ड की हमें पता है कि वेक्टर लाइंस होती है। अब ये जो वेक्टर फील्ड है ये इस एरिया से, सॉरी इस वॉल्यूम से कितना फैल रहा है। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लक्स की, सो द फ्लक्स की डेफिनेशन हम जानते हैं, फाई इक्वल्स टू क्या होता है? ए डॉट डी एस, है ना। ए क्या है यहाँ पे? उस फील्ड की इंटेंसिटी है, यानी वो फील्ड वेक्टर है। और डी एस क्या है यहाँ पे? ये सरफेस है सारी, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेसेस है ना। यानी कि किसी सरफेस से कितनी फ्लक्स, कितनी फील्ड लाइंस निकलती है, वो क्या बताता है? उसका फ्लक्स बताता है। और अगर मैं हमें पूरा वॉल्यूम लेना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको पूरा क्लोज इंटीग्रल हम ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम से फ्लक्स जो कितना निकलेगा वो हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हमें डाइवर्जेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? एक छोटे से एलिमेंट, जो भी हमने देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया है वो हमने लिया है डीवी वॉल्यूम, ठीक है। एक छोटा सा उसका एलिमेंट लिया है हमने, डीवी वॉल्यूम एलिमेंट। तो यहाँ से अगर हम बात करें डाइवर्जेंस ऑफ ए की, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा कि हमने देखा था डेफिनेशन से कि वेक्टर फ्लक्स होगा। तो वेक्टर फ्लक्स कितना है? फाई, ठीक है। लेकिन ये फाई किससे? कितने पर यूनिट वॉल्यूम से, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? वो होगा डी वी टेंस टू जीरो। हमने लिमिट लगा दी डी वी टेंस टू जीरो। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने वॉल्यूम लिया है, वो एलिमेंट लिया है वो काफ़ी स्मॉल है। अब अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू रख दें तो डाइवर्जेंस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लिमिट डी वी टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, 1/dv। और फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन पूरा क्लोज सरफेस क्या होगा? ए डॉट डी एस, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर ए वेक्टर के लिए जो डाइवर्जेंस है वो कितना होगा? लिमिट डी वी टेंस टू ज़ीरो 1/dv इंटीग्रल होगा ए डॉट डी एस के। तो ये क्या है? फाई है। यानी कि जो भी उस वॉल्यूम से फ्लक्स बाहर निकल रहा है ना, उस और कितने यूनिट वॉल्यूम से, है ना, तो वो हमें क्या देगा? उसका डाइवर्जेंस हमें देगा। अब अगर हम बात करें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, तो देखिए कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा। तो देखिए कि हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वॉल्यूम लिया है ना, जिसकी सरफेसेस कौन कौन सी है? ए बी सी डी और डी जी एफ ए, और फिर इस साइड हो जाएगा ई एफ जी ओ, और एक साइड हो जाएगी ओ सी बी ई, ठीक है। तो ये पूरा क्लोज्ड एक वॉल्यूम होगा। हमने क्या किया कि इसके एकदम सेंटर पॉइंट पे, इसके एकदम मिड पॉइंट पे हमने एक
फील्ड एक पॉइंट लिया P, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेपरेट दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। तो ये एक वॉल्यूम है और इसके एकदम सेंटर पॉइंट पे हमारा पॉइंट है P, ठीक है। अब देखिए कि ये जो U1 कर्व है, U1 कर्व के लॉन्ग जो लाइन एलिमेंट होता है, जो ये डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी होगी, H1U1, है ना। तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगी H1U1 du1, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी H2 du2 और ये हो जाएगी H3 du3, ठीक है। तो एक पीस एकदम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम पोजीशन की बात करें तो पी की पोजीशन जो होगी वो कितनी होगी, U1 U2 एंड U3। अब हमने माना कि इस पी पॉइंट पे एक वेक्टर फील्ड है ए, है ना। तो वेक्टर फील्ड हो जाएगा यहाँ पे ए, उसकी पोजीशन हमने किस पे रखी है, पी पॉइंट पे रखी है। तो पी के लिए ए वेक्टर कितना हो जाएगा, U1 U2 एंड U3, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी पी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर U1 U2 U3। और हम जानते हैं कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में हम ए वेक्टर को कैसे शो कर सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप, ठीक है। A1 क्या हो जाएगा, उस वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, U1 की डायरेक्शन में, A2 क्या हो जाएगा U2 की, और A3 क्या हो जाएगा U3 कर्व की डायरेक्शन में, उसका वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर हम बात करें फ्लक्स की, देखिए कि P पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए कि जो वेक्टर फील्ड है ना, जो P पॉइंट पे है वो एकदम यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसकी इंटेंसिटी है जो वेक्टर फील्ड है वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ अगर मैं बात करूँ इस सरफेस की, देखिए कौन कौन सी सरफेस है, A B C एंड D। तो यहाँ से जो फील्ड अब जो मूव करेंगे हम तो वो क्या होगा, फील्ड चेंज होगा, है ना। तो फील्ड यहाँ से P से ABCD डिस्टेंस तक आएगा, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो चेंज कितना होगा, देखिए कि अगर मैं बात करूँ सो द फ्लक्स ऑन पॉइंट A ऑन पॉइंट P, ठीक है। तो P पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि A.ds होता है फ्लक्स, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू रहेगी ए वेक्टर, है ना। और अगर मैं हम बात करें इस सरफेस के लिए, देखिए ABCD सरफेस के लिए, ABCD सरफेस, तो ये ABCD सरफेस किस कर्व पे है, देखिए U1 पे है ना, ABCD U1 कर्व पे है। तो इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा, A1 यूज़ होगा ना, क्योंकि A1 किस डायरेक्शन में है, U1 डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हो जाएगा A1 वेक्टर, है ना। और मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसकी सरफेस। तो सरफेस कौन सा है, ABCD। अब इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये देखिए कि जो ABCD है ये किन किन से मिलके बना है, एक H2du2 और H3du3 से मिलके बना है, ठीक है। तो देखिए ये दो लाइन है ना, ये दोनों लाइन मिलके ही तो लाइन एलिमेंट मिलके तो ये सरफेस बना रही है ABCD। तो यहाँ पे ABCD और देखिए OGFE दोनों का क्या होगा, सरफेस एरिया सेम होगा ना, क्योंकि ये एक्स एक्स इस U1 पे है। तो यहाँ से देखिए कि ABCD का जो एरिया होगा DS वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, H2H3du2du3। तो ये तो फील्ड होगी, ये तो फ्लक्स हो गया किस कहाँ पे, ऑन पॉइंट P। तो P पे तो इतना फ्लक्स आ गया। अब देखिए कि अगर मैं यहाँ से P से मूव करके ABCD तक आऊँ तो मुझे कितना चेंज मिलेगा फ्लक्स में। तो यहाँ से देखिए तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, तो फ्लक्स ऑन सरफेस ABCD, है ना। तो फ्लक्स तो ABCD पे अब जो फ्लक्स है वो कितना होगा, देखिए कि U1 के अलोंग लाइन एलिमेंट क्या होगा DL1, तो इसके अलोंग ये चेंज होगा। सो द फ्लक्स विल बी चेंज अपॉन डेल फाई अपॉन डेल L1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा DL1, है ना, इक्वल्स टू देखिए कि डेल फाई की वैल्यू कितनी होगी, फाई तो वही रहेगा। तो फाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं A1 H2 H3 du2 du3, ठीक है। ये फाई था यहाँ पे P पॉइंट पे, अब ये चेंज हो गया किसके रेस्पेक्ट में, DL1 के रेस्पेक्ट में। DL1 की वैल्यू क्या होगी, H1 डेल U1, है ना, और मल्टीप्लाई में क्या होगा DL1। अब देखिए कि यहाँ से P पॉइंट एकदम सेंटर पॉइंट पे है ना,
सेंटर एकदम मिड पॉइंट पे है, तो यहाँ से कितना मूव किया, ये टोटल DL1 मूव करेगा क्या? नहीं, ये कितना मूव करेगा DL1/2, क्योंकि ये एकदम सेंटर पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, DL1/2। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये DL1 की जगह क्या आ जाएगा, DL1/2, और यहाँ से हो जाएगा H1 DU1/2। ठीक है, नाउ द टोटल द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ABCD, है ना, ABCD से जो टोटल ऑफ फ्लक्स होगा कितना मूव करेगा, 5 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P पॉइंट पे कितना फ्लक्स था प्लस उसका चेंज हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा A1 H2 H3 DU2 DU3 प्लस हाफ डेल A1 H2 H3 DU2 DU3 अपॉन में हो जाएगा H1 डेल U1, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा H1 DU1। ठीक है, तो इतना फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किससे निकलेगा, इस ABCD सरफेस से निकलेगा, है ना। U1 कर्व पे एक सरफेस है, इस U1 कर्व पे एक सरफेस है ABCD, है ना, और यहाँ P पॉइंट पे एक वेक्टर फील्ड है A, उसकी P1 पे तो कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी, A1 हो जाएगी, जो कि फ्लक्स उसकी वजह से फ्लक्स होगा इतना। लेकिन जैसे जैसे ये P से यहाँ तक आएगा तो कितना चेंज हो जाएगा, है ना, तो वो चेंज इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम रेफरेंस फ्रेम से अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमारी तरफ क्या होगा जाएगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, तो उसका जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें एड ऑन हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेट फ्लक्स, द फ्लक्स पासिंग थ्रू, नेक्स्ट जो सरफेस है वो कौन सी सरफेस हो जाएगी, ये वाली OEFG। ठीक है, सो OEFG। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो वेक्टर फील्ड अगर मैं मानूँ φ2 है, वो कितना हो जाएगा कि A1 H2 H3 DU2 DU3। ठीक है, तो सेंटर पे तो इतना फ्लक्स था A पॉइंट पे। अब लेकिन देखिए कि अगर मैं यहाँ से वापस इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव करूँगा तो मैं वापस कितनी डिस्टेंस मूव करूँगा, DL2 हाफ, है ना, हाफ DL1 ही मैं मूव करूँगा क्योंकि U1 कर्व में है। लेकिन देखिए कि अब अगर मैं इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलूँगा तो अब ये डायरेक्शन जो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी DL1/2 का माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैं इस सेंटर पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा अब वो जो चेंज आएगा वो कितना हो जाएगा, उसका नेगेटिव ऑफ, so it will be minus half del A1 H2 H3 DU2 DU3 upon H1 del U1 and H1 DU1। तो ये चेंज हो जाएगा, उसका इतना फ्लक्स निकलेगा उस OEFG सरफेस से। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए कि हम जो सेंटर पॉइंट पे थे P पॉइंट पे, तो यहाँ पे तो था मैक्सिमम, है ना, यहाँ से हम आगे गए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो चेंज होगा तो वो हो जाएगा प्लस, और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा उसमें से नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट से हम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारी पॉजिटिव होती है, और अगर ओरिजिन की तरफ आते हैं हम, है ना, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये सिर्फ जितनी भी बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ U1 कर्व के लिए बात कर रहे हैं। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स किसकी रेस्पेक्ट निकाला है, U1 कर्व के लिए निकाला है। तो अब देखिए कि अगर U1 कर्व के लिए मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, है ना। सो अब देखिए कि जो टोटल फ्लक्स है ये तो क्या है, आउटगोइंग फ्लक्स है ना। ये फ्लक्स कौन सा है, ये आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा उस टोटल के लिए। सो द नेट फ्लक्स passing through the opposite surfaces, कौन कौन सी सरफेस है यहाँ पे, ABCD एंड
OEFG, और वो कौन सा हो जाएगा, φ1 माइनस φ2, क्योंकि हमने φ1 की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है। देखिए कि हमारे पास दो सरफेस थी, है ना, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। इसमें से अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसमें देखिए फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना, तो वो तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ1 माइनस φ2। ठीक है, तो नेट फ्लक्स इन दोनों सरफेसेस से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूँगा तो ये हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, अगर हम इसको पॉजिटिव लेके चलते तो हमें क्या करना होता, इसको हम नेगेटिव करके लेते, लेकिन फिर वो इस डायरेक्शन में हमारा जो नेट फ्लक्स होता है वो इस डायरेक्शन में आ जाता। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो नेट फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, u1 की डायरेक्शन में हो जाएगा। सो द φ1 माइनस φ2 विल बी, देखिए φ1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, A1H2H3 du2 du3 प्लस हाफ डेल A1H2H3 du2 du3। ठीक है, अपॉन में क्या था, H1 डेल u1, और साथ में हो जाएगा H1 du1। ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा, A1H2H3 du2 du3 माइनस हाफ डेल A1H2H3 du2 du3 अपॉन में कितना हो जाएगा, H1 डेल u1, और साथ में क्या हो जाएगा, H du1। ठीक है, तो माइनस से माइनस देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, ये और नेगेटिव कैंसिल होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो द φ1 माइनस φ2 विल बी डेल A1H2H3 du2 du3 अपॉन में क्या हो जाएगा, H1 डेल u1 H1 du1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कि मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो du1 ये du2 एंड du3 है, देखिए ये इसके डेल u1 पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि जो u1 u2 एंड u3 है वो आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये दोनों तीनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों को हम बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो φ1 माइनस φ2 है वो कितना हो जाएगा कि डेल A1H2H3 अपॉन में, देखिए H1 से H1 कैंसिल हो गया तो डेल u1 लिख दूंगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा du1 du2 एंड du3। तो ये फ्लक्स हो गया सिर्फ और सिर्फ u1 कर्व के लिए, है ना, फॉर u1 कर्व। ये नेट फ्लक्स हो गया उन दोनों सरफेसेस से u1 कर्व के लिए। अब सिमिलरली क्या होगा कि हमने u1 कर्व के लिए ऐसे निकाला, सिमिलरली u2 एंड u3 कर्व के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा। तो उसमें क्या होगा कि सिमिलरली फॉर u2 कर्व, तो उसके लिए हमने माना कि φ2 प्राइम माइनस φ2 φ1 प्राइम माइनस φ2। तो u2 के लिए कितना हो जाएगा कि डेल कंपोनेंट कौन सा आएगा, A2 का, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा H3H1 अपॉन में क्या हो जाएगा डेल u2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल u1 डेल u2 एंड du3। ठीक है, तो ये हो गया u2 कर्व के लिए, और सेम कितना हो जाएगा u3 कर्व के लिए, फॉर u3 कर्व। इसके लिए φ1 माइनस φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, वो हो जाएगी डेल A3 कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, फिर आ जाएगा H1 H2 अपॉन में क्या हो जाएगा डेल u3 एंड du1 du2 एंड du3। तो ये हो गया तीनों फ्लक्स तीनों कर्व्स के लिए। अब देखिए अगर मैं टोटल वॉल्यूम के लिए निकालूं, है ना, तो फॉर नाउ टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तीनों का ऐड हो जाएगा, है ना, 1 + 2 + 3 हो जाएगा, है ना।
तो U1 के लिए, U2 और U3 के लिए तीनों का ऐड हो जाएगा। सो द टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू डेल A1H2H3 अपॉन डेल U1 DU1 DU2 DU3 प्लस में डेल A2H3H1 अपॉन में डेल U2 DU1 DU2 DU3 प्लस डेल A3H1H2 अपॉन में डेल U3 DU1 DU2 DU3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एक DU1 DU2 DU3 इन सबको कॉमन ले सकता हूँ। सो फाई इक्वल्स टू डेल A1H2H3 अपॉन में डेल U1 प्लस डेल A2H3H1 अपॉन में डेल U2 प्लस डेल A3H1H2 अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल U3, और बाहर क्या हो जाएगा, DU1 DU2 DU3। ठीक है, अब देखिए कि ये तो हो गया टोटल फ्लक्स। अब अगर मैं वॉल्यूम एलिमेंट की बात करूं, वॉल्यूम एलिमेंट फॉर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के लिए जो dv है वो कितना होता है, h1 h2 h3 du1 du2 एंड du3। ठीक है, जो भी वॉल्यूम है वो किस टर्म में होगा, हमारा इस टर्म में आता है। एंड तो सो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, तो फाई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन a डॉट ds, है ना, फाई की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि यहाँ से देखिए कि du1 du2 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो कितनी हो जाएगी, dv बाई h1 h2 h3 इक्वल्स टू du1 du2 एंड du3। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, डेल A1H2H3 अपॉन डेल U1 प्लस डेल A2H3H1 अपॉन में डेल U2 प्लस डेल A3H1H2 अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल U3 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, dv, और ये जो 1 प्लस और अपॉन में क्या हो जाएगा, H1 H2 एंड H3 यहाँ से हो जाएगा। अब अगर मैं डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है उसमें मैं पुट करूँगा, सो द डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से लिमिट अब मैं पुट कर दूंगा। सो इट विल बी लिमिट dv टेंस टू 0। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन dv इंटीग्रेशन a डॉट ds। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं a डॉट इसकी वैल्यू यहाँ से मैं अगर पुट करूँगा, तो अगर मैं ये पुट करूँ तो dv से देखिए dv कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ a कितना हो जाएगा कि 1 अपॉन h1 h2 h3, और अंदर क्या बच जाएगा, डेल A1 h2 h3 अपॉन डेल U1 प्लस डेल A2 h3 h1 अपॉन में डेल U2 प्लस डेल A3 h1 h2 अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल U3। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी डाइवर्जेंस की किसी वेक्टर ए के लिए, है ना। तो वेक्टर फील्ड ए है, अगर गिवन रहेगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके कंपोनेंट हम निकालेंगे तीनों एक्सिस के लिए। ठीक है, जो कि A1 A2 A3 हो जाएगा, फिर उसका हम डाइवर्जेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और ये किसके इक्वल होगा, सो द डाइवर्जेंस ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू डेल डॉट ए के लिए। डेल क्या है यहाँ पे, डेल इज डेल ऑपरेटर, है ना, एक ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू क्या होती है, E1 1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 E1 प्लस 1 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 E2 प्लस 1 अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3 E3 कैप। ठीक है, तो ये डेल ऑपरेटर हो गया। अगर उसका हम किसी ए वेक्टर, जो भी वेक्टर फील्ड है, उसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवा दें तो वो हमें डाइवर्जेंस उसका दे देगा। सो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, द डाइवर्जेंस
ए विल बी इक्वल्स टू डेल डॉट ए। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें कि अगर हमें किसी स्केलर फील्ड का डेल स्क्वायर ऑपरेटर निकालना हो, यानी कि अगर हम फाइंड आउट करें डेल स्क्वायर फाई, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्केलर के ग्रेडियंट से, जैसे कि हमें एक वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर का अगर हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो हमें डेल स्क्वायर फाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी हमने डाइवर्जेंस की बात कर ली थी, तो अगर हम यहाँ से बात करें कि हम जानते हैं कि डेल फाई क्या होगा, कि अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट कितना होगा उसका, ये होता है E1/H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2/H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3/H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। तो ये क्या हो गया ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम इसका क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट कर दें डेल के साथ वापस से, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमने माना कि जैसे कि एक वेक्टर क्वांटिटी तो ए वेक्टर हो गया, और ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, कंपोनेंट में हम ऐसे लिख सकते हैं ना, किसी भी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में A2 E2 एंड प्लस A3 E3 कैप। यहाँ से अगर हम काम कंपेयर करें तो A1 इक्वल्स टू कितना हो गया, A1 इक्वल्स टू हो गया 1/H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 एंड A2 इक्वल्स टू कितना हो गया 1/H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 एंड A3 हो गया 1/H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ठीक है, और अगर हमने देखा था कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू कितना होता है 1/H1 H2 H3 डेल A1 H2 H3 अपॉन में कितना हो जाएगा डेल U1 प्लस डेल A2 H3 H1 अपॉन में कितना हो जाएगा डेल U2 प्लस में डेल A3 H1 H2 अपॉन में कितना हो जाएगा डेल U3। अब देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ से A1 A2 और A3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, है ना, तो सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज ऑफ A1 A2 एंड A3, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें मिलेगा डेल स्क्वायर फाई, जो कि क्या होता है डेल डॉट डेल क्रॉस फाई, है ना, और यहाँ से डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/H1 H2 H3, वैल्यू पुट करेंगे तो डेल अपॉन डेल U1, ठीक है, और A1 की वैल्यू अगर अंदर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा H2 H3 अपॉन में क्या हो जाएगा H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल U2 H3 H1 अपॉन में क्या हो जाएगा H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस डेल अपॉन डेल U3 H1 H2 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। तो ये रिजल्ट हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई का, यानी कि किसी भी स्केलर फील्ड के लिए अगर हमें डेल स्क्वायर ऑपरेटर निकालना हो तो वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये फाइनल रिजल्ट याद रखना होता है। अगर कोई भी स्केलर फील्ड गिवन हो उसका आपको डेल स्क्वायर फाई निकालना, तो आप इस फॉर्मूले से पुट करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, या फिर मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।